अरे काम शुरू कर दें। तो किसको याद कर रहे थे तुम लोग? कुंभा को। अरे किसको याद करना आज? कुंभा को। अरे कुंभा ही पढ़ना ना तुम्हें शायद। ठीक है, तो पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि भाई कुंभा के पिताजी कौन है? हाँ, कि कुंभा के पिताजी जो है वो कौन होने वाले हैं? मोकल होने वाले हैं। और मोकल के पिता? अरे मोकल के पिता कौन होंगे? तो मोकल के पिता कौन होंगे? लाखा होंगे। और लाखा की वाइफ? लाखा की वाइफ कौन है? हंसा भाई। और हंसा भाई के पापा? कि हंसा भाई के पापा कौन है? चूड़ा है। और चूड़ा के चूड़े कौन है? कान्हा। और कौन है? रणमल है। ठीक है, और लड़की कौन है? हंसा भाई। हंसा भाई की शादी तुमने किससे करा दी? लाखा से। और तुमने एक शर्त रखी थी, क्या? हाँ, सब सही बोल रहे हो तुम लोग। ठीक है, कि रणमल कहता है कि हंसा भाई की शादी इसी शर्त पे किससे हो सकती है? लाखा से। कि मेवाड़ वाले वादा करे कि लाखा के जाने के बाद मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी किसका लड़का ही बनना चाहिए? हंसा भाई। और हंसा भाई का लड़का कौन? मोगल। और मोगल के बाद कौन? कौन आने वाला है? कुंभा। तो यहीं से बात समझ शायद शुरू करनी है। ठीक है, तो अब है क्या वो देखो कि पहला काम तो ये है कि कुंभा का शासनकाल कब से कब तक का है? तो आप बताओगे कि कुंभा का शासनकाल जो है वो कब से कब तक का है? 1433 से 1468। किस आदमी का शासनकाल है? कुंभा का। अब देखो क्या है कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर टोटल 10 आदमी है। कितने आदमी है? 10 में से 9 तो राजा है। 9 तो क्या है? और एक स्वामी भक्त है दुर्गादास। कौन है? तो 9 राजा है, तो 9 ही राजाओं के शासनकाल तुम लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो कुंभा का शासनकाल अभी तो पहले ही आदमी आया, 9 और आना 8 और आना बाकी है। तो कुंभा का शासनकाल जो है वो कब से कब रहे? 1433 से 1468। तो पहला काम तो ये है कि कुंभा के पिताजी का नाम क्या हो गया? तो आप बताओगे कि कुंभा के पिता का नाम क्या हो गया? मोगल। इसके अलावा कुंभा की मम्मी कौन है? तो आप बताओगे कि अपने नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर कुछ ही नहीं बनाना, ठीक? तो कुंभा की मम्मी का नाम जो है वो क्या है? सौभाग्यवती। क्या नाम है? सौभाग्यवती। इसको सौभाग्य देवी भी कह सकते हो। और ये कौन से वंश से बिलोंग करती है? तो ये कौन से वंश से बिलोंग करती है? तो परमारों की राजकुमारी कौन थी? सौभाग्यवती। और सौभाग्यवती का विवाह किससे हुआ? मोकल से, जिसका पुत्र कौन होता है? कुंभा होता है। अब कुंभा के लिए पढ़ना क्या क्या वो देखो कि कुंभा जब राजा बने तो राजा बनते ही कुंभा ये कहते कि मुझे अपने जीवन में कितने काम पूरे करने हैं? 3 काम तो मुझे अपने जीवन में पूरे करने। और इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं कि कुंभा किनके उत्तराधिकारी बने। प्रश्न की लैंग्वेज क्या आती है कि कुंभा किनके उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकारी का मीनिंग है कि किसके बाद राजा बने। तो किसके बाद? तो इतना सीधा प्रश्न तुम लोग बता दोगे। अब तो क्या है कि कुंभा जब राजा बने तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने जीवन में कितने काम पूरे करने हैं? 3 काम। अब कुंभा कैसा आदमी वो तुम्हें पहले एक आउटलाइन बता दूं कि कुंभा दिखने में तो एकदम भोला भाला आदमी है। कैसे आदमी है? भोले भाले, लेकिन दिमाग से बड़े चतुर और चालाक है। कौन? कुंभा। और बहुत बड़े आदमी है, ठीक है। और यूं समझो कि अपने लिए हीरो है। कौन अपने लिए हीरो कौन है? कुंभा है, ठीक है। और पता है ये पहला काम क्या करेंगे? हाँ, कि तुमने कभी वो पुरानी पिक्चरें देखी कि नहीं देखी? हैं? अरे पुरानी पिक्चर देखी कभी घर पे? हैं? वो ऐसा नहीं होता पुरानी पिक्चरों में कि हीरो के बाप को कोई मार देता है तो हीरो क्या लेता फिर? बदला लेता। पूरी पिक्चर उसी के ऊपर चलती रहती। तो अपने लिए भी हीरो आदमी है। कौन? कुंभा। और कुंभा जो है सबसे पहला काम क्या करेगा कि भाई इसको जो है वो किसको ठोकना है? चाचा। और किसको? मेरा को। क्योंकि इसके पापा कौन है? मोकल। और मोकल को मारने वाले 2 लोग कौन है? तो पहला टारगेट तो ये है कि भी चाचा मेरा को ढूंढ कर क्या करूंगा? मैं खत्म करूंगा। ऐसा कौन सोचता है? कुंभा। इसके अलावा कुंभा को अच्छे से पता है कि ये मेवाड़ के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ी होती है वो कौन करता है। तो दूसरा काम भी इन्होंने सेट कर लिया कि मुझे इस मेवाड़ से किसके हस्तक्षेप को भी खत्म करना है? रणमल के हस्तक्षेप को भी क्या करना है? मिटाना है। और तीसरा काम बड़ा अच्छा सोचते हैं। तीसरा काम ये सोचते हैं कि इन्होंने मेवाड़ की सीमाओं का इन्हें मेवाड़ की सीमाओं का क्या करना है? विस्तार। और ये तीनों काम हमें कुंभा के क्या करने हैं? पूरे करने की। सबसे पहला काम क्या है? चाचा मेरा को ढूंढ के खत्म करना है। तीसरा किसको भी? रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना है। और तीसरा काम अच्छा
कि वो सोचते हैं कि मुझे मेवाड़ की सीमाओं का क्या करना है, विस्तार करना है। तो कभी कभी वो इतना सीधा प्रश्न आता है कि कुंभा की माता जी का नाम क्या था, तो क्या नाम बताओगे? सौभाग्यवती या सौभाग्य देवी भी कह सकते हो। तो लिखना शुरू करो। देखें, हेडिंग डालो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा शासनकाल लिखो 1433 से 1468 ईस्वी। शासनकाल लिखो 1433 से 1468 ईस्वी। 1433 से 1468 ईस्वी। ठीक है, लिखो पिता मोकल व माता सौभाग्यवती। पिता मोकल व माता सौभाग्यवती। पिता मोकल व माता सौभाग्यवती। और सौभाग्यवती कौन से वंश से बिलोंग करती है? परमारों से, है ना। पिता मोकल व माता सौभाग्यवती। नेक्स्ट लिखो, लिखो कुंभा शासक बनते ही, कुंभा शासक बनते ही अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कुंभा शासक बनते ही अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कुंभा शासक बनते ही अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लिखो नंबर 1, लिखो चाचा मेरा से, लिखो चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। अपने पिता की हत्या का बदला लेना। नेक्स्ट लिखो, लिखो रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। सेकंड काम लिखो, रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। और थर्ड लिखो साम्राज्य विस्तार। रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। और थर्ड लिखो साम्राज्य विस्तार। थर्ड लिखो साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार लिखा आप लोगों ने। एक एक करके बात शुरू करते हैं। तो पहला काम क्या है कि भाई किसको ढूंढ के खत्म करना है? चाचा मेरा को। अब देखो क्या है कि अपने को अच्छे से पता है कि कुंभा दिखने में कैसे आदमी है, एकदम भोले भाले आदमी है, ठीक है। और कुंभा अपनी भोली भाली शक्ल लेके किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? रणमल के पास, ठीक है। और कुंभा जो है वो रणमल के कानों में कहते हैं कि देखो मामा जी, इसके मामा ही लगेगा, ठीक है। और कहते हैं कि भाई कुंभा कहते हैं रणमल को कि देखो मेरे पापा का नाम क्या था? मोकल था। तो रणमल कहता मेरे को मत सिखा, मेरे को पता है, मेरा ही भांजा है वो, ठीक है। लेकिन कुंभा कहता है कि देखो मेरे पापा को किन 2 लोगों ने मार दिया है? चाचा और मेरा ने। क्या आप मेरे लिए इन दोनों को ढूंढ के खत्म कर दोगे क्या? तो कुंभा ने ये काम करने के लिए किसे ऑफर किया? रणमल को। और रणमल को ये लगा कि शायद कुंभा का ये काम कर देना चाहिए। और रणमल को ये लगा कि जैसे मेरे कहने में कौन सा आदमी रहता था, और कुंभा का अगर ये काम वो कर देता है तो फिर रणमल के कहने में कौन भी रहेगा। तो रणमल ने ये काम करना क्या भी कर लिया, स्वीकार। उसके साथ 2-4 लोग और गए, और ये सब लोग रणमल और ये सब लोग मिलकर किसको ढूंढना चालू करते हैं? चाचा और मेरा को। और कहते हैं कि बड़ी दूर, ये गुजरात के अंदर कहाँ के जंगलों में छिपे बैठे थे, और कोटड़ा के जंगलों से चाचा मेरा को ढूंढ के निकालता है। कौन? रणमल। और वहीं किनको खत्म कर देता है? चाचा मेरा को। और जैसे ही रणमल ने चाचा और मेरा को क्या किया? खत्म किया। लेकिन कुंभा के दिमाग में तो कौन भी सेट है? उसको किसकी फाइल भी निपटानी है? रणमल की। कोई कुंभा दिमाग से बड़े चतुर और चालाक है। तो अब हुआ क्या कि रणमल को रवाना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुंभा ने रणमल को रवाना करने के लिए रणमल की ही किसको अपने जाल में फंसा लिया? दासी को। और रणमल की दासी का नाम ऐसा है। और रणमल की दासी का नाम क्या था? तो रणमल की दासी का नाम क्या था? बारमली। अब बारमली दासी तो किसकी है? रणमल की। लेकिन किसकी बातों में आ गई? कुंभा की बातों में। और कुंभा की बातों में ऐसी आई कि बारमली ने अपने ही स्वामी को क्या दे दिया? अपने स्वामी को क्या दे दिया? जहर दे दिया। किसकी फाइल निपट गई? रणमल की, ठीक है। तो कुंभा ने बड़े शातिर दिमाग से काम किया कि चाचा मेरा को रवाना करना तो किससे? रणमल से। और रणमल को ही निपटाना तो उसी की दासी किससे? बारमली। और बारमली किसके छाड़े लग गई? कुंभा के अपने स्वामी को क्या दे दिया? जहर दे दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा केस यहाँ पे और बनेगा। कैसे? कि कुंभा ने रणमल की क्या करवा दी? हत्या।
कुंभा ने रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और जैसे ही रणमल की भी, रणमल कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, रणमल कौन है, खुद राजा है। रणमल तो खुद क्या है, राजा। कहाँ का राजा है, मारवाड़ मंडोर का राजा कौन है, रणमल। और रणमल ने तो किसको ठोकर मार के राजा बना है, कान्हा, अपने भाई कान्हा को हटा कर क्या बना है, राजा बना। और जैसे ही रणमल की हत्या होती है तो एक जगह परिवर्तन आएगा। कहां परिवर्तन आएगा, कि जिस जगह परिवर्तन आएगा वो जगह क्या होगी, मंडोर, क्योंकि मंडोर का राजा था कौन। लेकिन रणमल की हत्या हम लोगों ने कहा कर दी, हमारे मेवाड़ में। और रणमल की हत्या जो है हम लोगों ने मेवाड़ में, चित्तौड़ में कब कर दी। और जैसी 1438 के अंदर हम लोगों ने रणमल की हत्या कहां कर दी, मेवाड़ में, तो कहां की सीट खाली हो गई, मंडोर की। और जैसी मंडोर की सीट खाली हुई तुरंत एक्शन में आता कौन, और कुंभा इनको बुलाता है। किनको बुलाता है, चुंडा को। और चुंडा कौन है, कि भाई लाखा के क्या है, बड़े पुत्र थे कौन, चुंडा, जिसको मेवाड़ का क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। तो कुंभा ने फौरन किसको याद किया, चुंडा को, क्योंकि ये बड़े स्वाभिमानी थे, ठीक है। और चुंडा को मेवाड़ की एक फौज देके सीधा कहां रवाना किया, मंडोर। और इस रणमल के जाने के बाद कुंभा ने मंडोर पर अपना क्या कर डाला, अधिकार कर डाला। और कुंभा ने मंडोर पर अपना अधिकार कब किया, तो कुंभा ने मंडोर पर अपना अधिकार कब कर लिया, 1438 में। किसके द्वारा अधिकार करवा दिया, चुंडा के द्वारा। और मेवाड़ के कंट्रोल में अब कहां का क्षेत्र भी आ जाता है, मंडोर का। यानी कुंभा के मजे हो गए कि वो मेवाड़ का तो राजा है ही है, साथ में कहां का क्षेत्र भी कंट्रोल में हो गया, मंडोर का। और लगभग 1438 से कब तक, 1453 तक लगातार मंडोर पर मेवाड़ की सेनाओं का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। लेकिन पिक्चरें यहीं खत्म नहीं होती, और भी आगे बढ़ जाती। कैसे, कि मंडोर से किसको रवाना कर दिया गया, भाई हम लोगों ने रणमल की हत्या कहां कर दी, मेवाड़ में। और जैसी रणमल की हत्या हुई तो मंडोर की सीट क्या हो गई, खाली हो गई। मंडोर पे किसने अपना कंट्रोल कर लिया, कुंभा ने। लेकिन यहां से तो और पिक्चरें आगे बढ़ेगी। कैसे, कि रणमल का भी तो कोई पुत्र होगा, और वो अपने पिता का राज्य किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देगा। और रणमल का पुत्र जो है वो तुम्हारे काम का है। और रणमल के पुत्र जो हैं उनका नाम इतिहास में क्या बताओगे, रावजोधा, क्योंकि तुम्हें सिलेबस में किसको भी याद करना है, रावजोधा के। और रणमल के पुत्र जो थे वो कौन थे, रावजोधा। अब रावजोधा सोचते हैं यार कि ये मंडोर तो मेरे पापा का है, यानी किसका है, रणमल का। और उस पर कौन कंट्रोल करके बैठा हुआ है, कुंभा। लेकिन रावजोधा की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेवाड़ की सेनाओं को कहां से भगा दे, मंडोर से। मेवाड़ की सेनाओं को कहां से भगा दे, मंडोर से। तो 1438 से 1453 के बीच में रावजोधा ने हिम्मत भी नहीं की कि मेवाड़ की सेनाओं को मैं कहां से खाली करवा दूं, मंडोर से। लेकिन 1453 के अंदर, 1453 में एक आदमी इनको हिम्मत देता है कि तुम काम करो मेवाड़ की सेनाओं को भगाने का, मैं तुम्हारे साथ हूं। और 1453 में रावजोधा को एक बहुत बड़े आदमी की क्या मिलती है, और जिस बड़े आदमी की सहायता मिलती है वो बड़े आदमी कौन थे, और तुम्हें अच्छे से पता कि लोक देवता के नाम से पूजे जाते हैं, कौन, हड़बू जी। और 1453 में हड़बू जी की सहायता से रावजोधा मंडोर से मेवाड़ की सेनाओं को क्या करते हैं, भगा देते हैं। और हड़बू जी की सहायता से रावजोधा 1453 में वापस अपना क्या प्राप्त कर लेते हैं। एक तो यही तुम्हारा ये ईयर काम का है कि रावजोधा ने वापस अपना मंडोर कब प्राप्त किया था, 1453 में। और किस लोक देवता की सहायता से, और हड़बू जी ने बहुत बड़ी सहायता की थी, किन की, रावजोधा की। तो रावजोधा क्या हुए, खुश, किन से, हड़बू जी से। और हड़बू जी से इतने खुश हुए कि हड़बू जी को रावजोधा ने क्या गिफ्ट कर दिया, एक, और जो गांव गिफ्ट किया था वो ऐसा था। और उस गांव का नाम तुम लोग क्या बताओगे, तो उस गांव का नाम क्या बताओगे, बेंगटी गांव। और ये बेंगटी गांव का गिफ्ट जो है रावजोधा ने किस लोक देवता को दे दिया, और क्यों, क्योंकि हड़बू जी की सहायता से रावजोधा 1453 में वापस अपना क्या प्राप्त कर पाए थे, मंडोर। तुम्हें अच्छे से पता बेंगटी गांव कहाँ आता है, आजकल ये भी नए जिले में ना, तो कहाँ आता है ये, फलोदी के अंदर। अब देखो क्या है कि हुआ क्या, कि हड़बू जी की सहायता से रावजोधा ने अपना क्या प्राप्त कर लिया, मंडोर तो प्राप्त कर लिया। लेकिन अब रावजोधा को डर लग रहा है, उसको पता है कि कौन कूटने आएगा, कुंभा। क्योंकि कुंभा जो है छोटा मोटा आदमी नहीं, वो बहुत भारी आदमी है, कौन, कुंभा। और कुंभा ने बिल्कुल तैयारी कर ली कि अब मेवाड़ की सेनाएं में कहां अटैक करेगी, अब मंडोर पे। और जब जैसे माहौल बनना शुरू हुआ कि मेवाड़ की सेनाएं तुरंत वापस कहां अटैक करने वाली है, मंडोर पे, तभी कुंभा की दादी बीच में आ गई। कुंभा की दादी कौन, तभी कुंभा की दादी कौन बीच में आ गई, कौन बीच में आ जाती है, हंसा भाई। अरे हंसा भाई कुंभा की दादी लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। और हंसा भाई बीच में आएगी यार, क्योंकि मैटर कहाँ का है, मारवाड़ का। और हंसा भाई भी कहाँ की है, मारवाड़ की। तो दोनों को बुलाया हंसा भाई ने, किसको भी बुलाया, कुंभा को भी, किसको भी बुलाया, किसको भी बुलाया, राव जोधा को। और इन दोनों के बीच में हंसा भाई ने क्या करवा दी, एक संधि। और जो संधि करवाई थी
उस संधि को इतिहास में किस नाम से लिखोगे? तो उस संधि को कहा जाता है इतिहास में क्या? आंवला खेजड़ी की संधि। और तुम जनरली क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आवल बावल की संधि। ये आवल का मीनिंग ही आंवला होता है। किसका पेड़ है ये? और बावल का मीनिंग कौन सा पेड़ है? मतलब जहां जहां आंवला है वहां वहां किसकी सीमा? और जहां से क्या स्टार्ट हो रहा? बावल यानी खेजड़ी, वहां से किसकी सीमा? वहां से किसकी सीमा शुरू हो जाएगी? मारवाड़ की। और ये दोनों राज्यों के बीच में संधि जो है वो कौन से ईयर में हो गई? 1453। तो इतिहास में एक बहुत बड़ी फेमस संधि है जिसे आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि कहते हैं। ये आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि कौन से ईयर में होती है? 1453 में। किन दो राज्यों के बीच में होती है? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, जिसमें मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा, और मारवाड़ का राजा कौन है? रावजोधा। और यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि ये संधि कौन से गांव में संपन्न हुई थी? तो आप बताओगे कि ये संधि जो है वो कौन से गांव में होती है? तो कौन से गांव में होती है? सोजत गांव में। और सोजत कहाँ है? पाली के अंदर। तो एक ही बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि इस आवल बावल की संधि का केंद्र बिंदु कौन से गांव को माना गया? मतलब वो गांव जहां मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं आपस में टच हो रही, वो जगह कौन सा था? या आप पूछे कि आवल बावल की संधि कौन से गांव में हुई थी, तब भी तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? सोजत। और ये आवल बावल की संधि कौन करवा रही है? हंसाबाई। कब करा रही है? 1453 में। और किन दो राजाओं के बीच में? कुंभा और किसके बीच में? राव जोधा के बीच में। अब हुआ क्या सीन? इस संधि होने के बाद भी डर लग रहा है। किसको? किसको डर लग रहा है? क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। किसका? कुंभा का। तो और काम परमानेंट कर दिया किसने? राव जोधा ने। और कैसे परमानेंट काम किया? कि राव जोधा के क्या थी? एक पुत्री। और इधर हमारे कुंभा के भी क्या था? एक पुत्र। और कुंभा के पुत्र का नाम इतिहास में क्या था? रायमल। और राव जोधा की लड़की का नाम इतिहास में क्या था? तो इसकी लड़की का नाम इतिहास में क्या था? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी के नाम से लग रहा आगे क्या प्रोग्राम होगा? शादी हो जाएगी यार। किसकी? अरे श्रृंगार देवी की। किसकी शादी हो जाएगी? श्रृंगार देवी की। और श्रृंगार देवी की शादी किससे हो जाएगी? कुंभा के पुत्र किससे हो जाएगी? रायमल से। और जैसी जोधा की लड़की श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के लड़के किससे हो जाएगी? रायमल से। उसके बाद कुंभा जोधा के ऊपर गुस्सा करेगा क्या? नहीं करेगा। अब तो बेटे की बहू भी उसी के घर से आ रही है। तो इस संधि से एक विवाह भी हुआ। राव जोधा की लड़की किसका? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र किससे हो जाती है? रायमल से। यानी कुंभा जो है दो काम अपने पूरे कर चुके हैं। कि सबसे पहले किसको निपटाना था? चाचा मेरा की हत्या किससे? और रणमल को रवाना करना तो किससे? और बारमली कुंभा की बातों में आके अपने स्वामी को क्या दे देती है? जय। और जैसी रणमल की हत्या मेवाड़ में कब हुई? 1438 में। कहां की सीट खाली हो गई? और मंडोर पे कुंभा ने अपना क्या करवा लिया? अधिकार। किसको बेच के? और मंडोर पर कुंभा ने कब से कब तक अधिकार रखा? 1438 से 1453। लेकिन रणमल का भी कोई पुत्र होगा। और पुत्र कौन था? और राव जोधा वापस अपना मंडोर कब प्राप्त करता है? 1453। इस काम में इनकी सहायता किस लोक देवता ने की? हड़बुजी। और हड़बुजी की सहायता से मंडोर कब प्राप्त किया? 1400। और हड़बुजी को कौन सा गांव गिफ्ट किया? बेंगटी गांव। और जब माहौल और बनना शुरू हुआ तो हंसाबाई ने दोनों राज्यों के बीच में लड़ी झगड़ा खत्म करने के लिए क्या करवा दी? एक संधि करवा दी। और उस संधि का नाम क्या हो गया? आवल बावल की संधि कौन से गांव में? तो लिखना शुरू करो। देखें, लिखो लिखो। कुंभा चाचा मेरा की हत्या। लिखो कुंभा चाचा मेरा की हत्या। कुंभा चाचा मेरा की हत्या रणमल द्वारा। कुंभा चाचा मेरा की हत्या रणमल द्वारा। कुंभा चाचा मेरा की हत्या रणमल द्वारा। रणमल द्वारा। वह रणमल की हत्या। वह रणमल की हत्या। वह रणमल की हत्या इसी की दासी भारमली से। वह रणमल की हत्या इसी की दासी भारमली से। वह रणमल की हत्या इसी की दासी भारमली से जहर दिलवाकर कर देता है। वह रणमल की हत्या इसी की दासी भारमली से जहर दिलवाकर कर देता है। इसी की दासी भारमली से जहर दिलवाकर कर देता है। और क्वेश्चन लिख देना 1438 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो या फिर आगे लिख दो। लिखो 1438 में। नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। देखो 1438 में रणमल की हत्या। 1438 में रणमल की हत्या। 1438 में रणमल की हत्या मेवाड़ में हो जाने से। 1438 में रणमल की हत्या मेवाड़ में हो जाने से
1438 में रणमल की हत्या मेवाड़ में हो जाने से कुंभा, लिखो कुंभा, चुंडा द्वारा, चुंडा समझ में आ रहा है तुम लोगों को, लिखो कुंभा चुंडा द्वारा मंडोर पर अपना अधिकार करवा लेते हैं। कुंभा चुंडा द्वारा मंडोर पर अपना अधिकार करवा लेते हैं। कुंभा चुंडा द्वारा मंडोर पर अपना अधिकार करवा लेते हैं। कुंभा चुंडा द्वारा मंडोर पर अपना अधिकार करवा लेते हैं, अपना अधिकार करवा लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1438 से 1453, लिखो 1438 से 1453, 1438 से 1453 कुंभा का नियंत्रण मंडोर पर रहा। 1438 से 1453 कुंभा का नियंत्रण मंडोर पर रहा। 1438 से 1453 कुंभा का नियंत्रण मंडोर पर रहा। कुंभा का कंट्रोल कहां रहता है? मंडोर पर रहा। लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है, नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो। लिखो लेकिन, लिखो लेकिन रणमल के पुत्र राव जोधा ने, लिखो लेकिन रणमल के पुत्र राव जोधा ने, लेकिन रणमल के पुत्र राव जोधा ने, रणमल के पुत्र राव जोधा ने 1453 ईस्वी में, लेकिन रणमल के पुत्र राव जोधा ने 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में लोक देवता हड़बूजी की सहायता से, 1453 ईस्वी में लोक देवता हड़बूजी की सहायता से, लोक देवता हड़बूजी की सहायता से, लोक देवता हड़बूजी की सहायता से मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर, लोक देवता हड़बूजी की सहायता से मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर, मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर, मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर मंडोर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर मंडोर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।
क्या लिखा था? वापस अपना अधिकार क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। और एक लाइन कोष्टक बना के लिख दो। लिखो सहायता के लिए, लिखो सहायता के लिए, सहायता के लिए, सहायता के लिए, सहायता के लिए राव जोधा ने हड़बू जी को, सहायता के लिए राव जोधा ने हड़बू जी को, सहायता के लिए राव जोधा ने हड़बू जी को, राव जोधा ने हड़बू जी को, राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था। तो फलोदी में आता ना, लिखो सहायता के लिए राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था। हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था। हड़बू जी को कौन सा गांव दिया था? बेंगटी गांव दिया था। बेंगटी गांव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि। लिखो आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि। लिखो आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि। 1453 ईस्वी। आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि 1453 ईस्वी। आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि 1453 ईस्वी। ठीक है, और लिखो। लिखो हंसाबाई के प्रयासों से, आवल बावल या आंवला खेजड़ी की संधि 1453 ईस्वी। लिखो हंसाबाई के प्रयासों से, हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ शासक कुंभा। लिखो हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ शासक कुंभा, मेवाड़ शासक कुंभा व मारवाड़ शासक राव जोधा के बीच, मेवाड़ शासक कुंभा व मारवाड़ शासक राव जोधा के बीच, मेवाड़ शासक कुंभा व मारवाड़ शासक राव जोधा के बीच, व मारवाड़ शासक राव जोधा के बीच। नेक्स्ट लिखो। लिखो ये संधि, लिखो ये संधि सोजत गांव में हुई थी। देखो ये संधि सोजत गांव में हुई थी। ये संधि सोजत गांव में हुई थी। सोजत गांव में हुई थी। बस सोजत गांव को इस संधि का, ये संधि, अरे सोजत जानते हो कहां आता है? पाली में। ये संधि सोजत गांव में हुई थी। वह सोजत गांव को इस संधि का केंद्र बिंदु माना जाता है। वह सोजत गांव को इस संधि का केंद्र बिंदु माना जाता है। वह सोजत गांव को इस संधि का केंद्र बिंदु माना जाता है। सोजत गांव को इस संधि का केंद्र बिंदु माना जाता है। केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट लिखो। लिखो इसी संधि से, देखो इसी संधि से राव जोधा ने, इसी संधि से राव जोधा ने, इसी संधि से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, इसी संधि से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया था। इसी संधि से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया था। 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 लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक? सबने? ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि बातों ही बातों में कुंभा के कितने काम पूरे हो गए? 2। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या? साम्राज्य विस्तार। तो हेडिंग डालो साम्राज्य विस्तार। हेडिंग डालो साम्राज्य विस्तार।
साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अब कुंभा लड़ाई झगड़े और करेगा। कुंभा क्या करेगा, मतलब साम्राज्य विस्तार का मीनिंग है कि मेवाड़ की सीमाओं का क्या करना है, उसे विस्तार करना। अब है क्या वो देखो कि कुंभा जो है एक लड़ाई झगड़ा कब कर लेता है, राजा बनते कब, 1433 में कर लेता है। और 1433 के अंदर कुंभा कहां अटैक कर देता है, सिरोही। और इस समय सिरोही के अंदर कौन से वंश का शासन चलता है, चौहान। और चौहानों का एक राजा ऐसा था, और चौहानों के एक राजा का नाम क्या था, सहसमल। और हमारे कुंभा ने 1433 ईस्वी में सिरोही के किस चौहान राजा को पराजित कर दिया, सहसमल। और सहसमल को पराजित करके अपना कंट्रोल कहां कर लिया, तो अपना कंट्रोल कहां कर लिया इन्होंने, सिरोही में कर लिया। अब यहां से काम की बात और क्या, वो देखो कि तुम इतना तो जानते हो कि सिरोही के किले को क्या कहते हैं। हाँ, अरे सिरोही के किले को क्या बोलते हैं यार, तो सिरोही के किले को क्या कहते हैं, अचलगढ़। और जब कुंभा ने 1433 ईस्वी में सिरोही कंट्रोल किया तो उन्होंने पूरे के पूरे अचलगढ़ के किले का ही क्या करवा दिया, पुनर्निर्माण। और कुंभा ने ढेर सारे किले बनवाए, तो कुंभा ने किस किले का पुनर्निर्माण करवाया, तो किला कौन सा है, और हम अचलगढ़ किला तो इसलिए लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि ये वही किला है, ये वही किला है जहां महाराणा कुंभा की क्या स्थापित है, प्रतिमा। और महाराणा कुंभा की मूर्ति किसकी बनी हुई है, तो एक महाराणा कुंभा की कोई पीतल की मूर्ति अगर तुम्हें राजस्थान में किसी किले के अंदर देखनी हो तो तुम कहां देख सकते हो, अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां का फोर्ट है, सिरोही। और कुंभा ने सिरोही अधिकार किया किसको पराजित करके, सहसमल को पराजित करके। इसके अलावा कुंभा जो है एक ऐसा युद्ध भी लड़ता है, और कुंभा जो है एक कौन सा युद्ध भी लड़ता है, तो उस युद्ध का नाम क्या बताओगे, जहाजपुर का युद्ध। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि ये जहाजपुर का युद्ध कब हुआ था, तो आप बताओगे कि जहाजपुर का युद्ध कब होता है, 1437 ईस्वी में। अब जहाजपुर कहां है, ये वापस घूम फिर के कहां गया है, बीच में शाहपुरा में चला गया था। कहां चला गया था, शाहपुरा। अब शाहपुरा की फाइल खत्म कर दी तो वापस कहां गया ये, भिलवाड़ा के अंदर। अब जहाजपुर का युद्ध जो है वो क्या है, वो देखो कि मेवाड़ के राजा जो है वो किसके पीछे पड़े रहते हैं, लाखा के पिताजी थे क्षेत्र सिंह। कौन थे, क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह के जमाने से ही मेवाड़ के राजाओं की नजर में कौन सा स्टेट रहा है, बूंदी। क्षेत्र सिंह पहले राजा थे मेवाड़ के जिन्होंने कहा अधिकार किया, बूंदी। लेकिन बूंदी वाले भी तेज थे, फटाफट से लड़ झगड़ के वापस क्या हो जाते, स्वतंत्र हो जाते। तो उसके बाद जो है परमानेंट काम कर लेंगे कौन, कुंभा। और कुंभा ने परमानेंटली अब किस पे अपना कंट्रोल कर लिया, और बूंदी के किस राजा को पराजित किया, तो आप बताओगे कि बूंदी के किस राजा को पराजित किया, बेरीसाल। और बेरीसाल को पराजित करके कुंभा ने परमानेंट अपने नियंत्रण में क्या ले लिया, बूंदी। और बूंदी तो वो क्षेत्र है कि हमारे मेवाड़ में कहां से लगाकर, कुंभा से लगाकर कहां तक, राणा सांगा तक लगातार मेवाड़ के राजाओं के कंट्रोल में क्या रहने वाला है, बूंदी। तो कुंभा ने सिरोही अधिकार किया था, सिरोही के किस राजा को पराजित करके, सहसमल। और कुंभा ने बूंदी अधिकार किया किस राजा को पराजित करके, बेरीसाल को पराजित करके। तो लिखना शुरू करो, देखें लिखो, लिखो 1433 ईस्वी, लिखो 1433 ईस्वी, 1433 ईस्वी कुंभा सिरोही के चौहान शासक, 1433 ईस्वी कुंभा सिरोही के चौहान शासक, कुंभा सिरोही के चौहान शासक, कुंभा सिरोही के चौहान शासक सहसमल को पराजित कर, कुंभा सिरोही के चौहान शासक सहसमल को पराजित कर, कुंभा सिरोही के चौहान शासक सहसमल को पराजित कर, सहसमल को पराजित कर, सहसमल को पराजित कर सिरोही अधिकार करते हैं, सहसमल को पराजित कर सिरोही अधिकार करते हैं, सहसमल को पराजित कर सिरोही अधिकार करते हैं, सिरोही अधिकार करते हैं। नेक्स्ट लाइन कोष्टक बना के ब्रैकेट बना के लिखो, लिखो कुंभा ने सिरोही के, लिखो कुंभा ने सिरोही के, लिखो कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का, कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का, कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का, कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, कुंभा ने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। वह इसी दुर्ग में,
वह इसी दुर्ग में कुंभा की वह इसी दुर्ग में कुंभा की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। वह इसी दुर्ग में कुंभा की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। वह इसी दुर्ग में कुंभा की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। इसी दुर्ग में कुंभा की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। लिखा तुम सब लोगों ने इधर यहां तक। नेक्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, जहाजपुर का युद्ध। लिखो जहाजपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। लिखो जहाजपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। जहाजपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। ठीक है, ये जगह भी वापस कहां गई? भीलवाड़ा में। पहले शाहपुरा में चला गया, अभी वापस किधर है? ये भीलवाड़ा। ठीक है, और लिख दो। लिखो इस युद्ध में कुंभा, लिखो इस युद्ध में कुंभा बूंदी शासक, इस युद्ध में कुंभा बूंदी शासक बेरी साल को पराजित कर, कुंभा बूंदी शासक बेरी साल को पराजित कर, कुंभा बूंदी शासक बेरी साल को पराजित कर बूंदी अधिकार करते हैं। बूंदी शासक बेरी साल को पराजित कर बूंदी अधिकार करते हैं। बूंदी अधिकार करते हैं। बूंदी अधिकार करते हैं। बूंदी अधिकार करते हैं। नेक्स्ट लिखो, कोष्टक बना के एक लाइन लिखो। लिखो कुंभा से लेकर राणा सांगा तक। लिखो कुंभा से लेकर राणा सांगा तक। कुंभा से लेकर राणा सांगा तक। कुंभा से लेकर राणा सांगा तक मेवाड़ शासकों का अधिकार। कुंभा से लेकर राणा सांगा तक मेवाड़ शासकों का अधिकार, मेवाड़ शासकों का अधिकार बूंदी पर रहा। मेवाड़ शासकों का अधिकार बूंदी पर रहा। मेवाड़ शासकों का अधिकार बूंदी पर रहा। कुंभा से लेकर कहां तक? राणा सांगा तक। मेवाड़ शासकों का कंट्रोल कहां रहा? बूंदी पर। लिखा तुम लोगों ने। अब यहां से आगे क्या सीन है वो देखो कि अब बूंदी एक बड़ी फाइटिंग भी लड़ने वाला है, और एक बड़ी फाइट जो हमारी होने वाली है वो कौन सा युद्ध होगा? तो आप लोग एक बार तो हेडिंग डालो देखे, सारंगपुर का युद्ध। हेडिंग डालो, सारंगपुर का युद्ध। (1437 ईस्वी). सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध, कभी कभी पेपर में भी आया हुआ है। तो पहला काम तो तुम्हारा ये हो जाता है कि सारंगपुर का बैटलफील्ड कहां है? तो कहां ढूंढोगे तुम लोग? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा काम, इतना सीधा प्रश्न भी आता है कि सारंगपुर का युद्ध किन दो राज्यों के बीच में हुआ? तो एक पार्टी कौन सी है? मेवाड़, और मेवाड़ वालों का मैच किससे हुआ? मालवा। इस मालवा को क्या भी कहा जा सकता है? क्या भी कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश का एरिया। कौन सा एरिया ये? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी जो धार डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया, कौन सा एरिया है? धार डिस्ट्रिक्ट वाला। उस मांडू को क्या भी कहा जाता है? मालवा। और मेवाड़ और मालवा वालों के बीच में 1437 में कौन सा मैच हो रहा है? सारंगपुर का युद्ध है। तो सीधी सी बात है कि हम सब लोग जो हैं वो किसकी टीम में खेलेंगे? किसकी टीम में खेलेंगे? कुंभा की। और हमारा मैच कहां की सेनाओं से हो रहा है? मालवा। और इस समय मालवा का राजा कौन है? तो आप बताओगे कि इस समय जो आदमी मालवा का राजा है, उस मालवा के राजा का नाम क्या बताओगे? महमूद खिलजी। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा ना है कि सारंगपुर के युद्ध में कुंभा किसको पराजित करेगा, तो जब भी इसे मिलने वाला है इसमें से कोई, तुम दोनों में से है? आप कोई बात नहीं, तुम सुपरवाइजर वाले हो ना। अभी मैंने कहा था ना यार, तुम मुझे एहसास मत करवाना, तुम 12वीं पास वाले हो। तुम कोशिश करते हो बार बार बीच में, क्यों करना है यार? और पता है ये बहुत अच्छी बात है, 12वीं पास होती नौकरी मिल जाना। 12वीं पास होती क्या मिल जाना? नौकरी मिल जाना। कितना बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका है कि आज के टाइम में नौकरी लगना बड़ी बात नहीं है, नौकरी सही उम्र में लगना क्या है? बड़ी बात है। नौकरी सही उम्र में लगना क्या है? बड़ी बात है। 12वीं पास होते मौका मिल रहा है। 12वीं पास होते क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। और लगातार सुपरवाइजर की वैकेंसी दे रही। मेरे हिसाब से हर 1-2 साल में तुम्हारा सुपरवाइजर का क्या हो रहा है? पेपर
हो रहा है। तो तुम थोड़ा सा फोकस करोगे ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि 12वीं पास होते तुम्हारे हाथ में क्या हो गई, नौकरी। जब तुम नौकरी लगोगे तो 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में क्या लग जाओगे, नौकरी। तुम्हारी सर्विस होगी कम से कम 38 साल, 40 साल की तुम्हारी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। अपना आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तुम्हारे पास तो बहुत गोल्डन चांस है, तुम्हारे पास तो क्या है, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि तुम 12वीं पास करते डायरेक्ट क्या हासिल कर सकते हो, नौकरी हासिल कर सकते हो यार। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, ये कोर्स करना पड़ता है। बस एग्रीकल्चर चाहिए ना 12वीं में, और क्या चाहिए बस। तो कितना, हाँ, मतलब कहने का मैंने पढ़ाई के टाइम क्या होनी चाहिए, पढ़ाई। जैसे क्लास छूटे मस्ती करो, जो बात करनी करो, कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिस पर्पज से अपन यहाँ उदयपुर आए हुए हैं ना, वो पर्पज क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अपना फोकस केवल कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई पे। और ये सोच के पढ़ाई नहीं करनी है कि आखिरी उम्र पढ़ना है, ये सोच के पढ़ाई करनी है कि 6, 7, 8 महीने ही पढ़ना है। शायद डेट भी आ गया तुम्हारा है, 26, हाँ कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो महिला दिवस को पेपर है महिलाएं, ठीक है, याद रह जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो अभी टाइम अच्छा खासा क्या है, टाइम है। तो ये सोच के पढ़ाई करना कि आखिर उम्र पढ़ाई नहीं करनी, हमें केवल कुछ ही महीने क्या करनी है, पढ़ाई। अगर कुछ महीने अगर जम के पढ़ाई कर लोगे ना, तो आगे कहीं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी होता कुछ भी नहीं है, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, और सीखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी एक छोटे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो यूं भी समझना कि भगवान ने हमें किसी बड़े एग्जाम के लिए क्या कर रखा, रिजर्व कर रखा। अपन बहुत जल्दी वहां पे भी क्या होंगे, सेट होंगे। तो ठीक है, तो अपने तो यूं है। लेकिन इसमें पता है वेरिएशन का अंतर है। अगली वैकेंसी में तुम्हारा नंबर आ गया, बड़े एग्जाम में नंबर आएगा, लेकिन दो चीजों की कमी हो जाएगी। एक तो उम्र बढ़ेगी, एक क्या होगी, क्या पता इस वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 4 साल बाद वैकेंसी नहीं आई, तो समझ रहे हो तुम लोग। तो फिर जब किसी एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता ना, तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। ठीक है, दो ही चीजें होती है, एक तो अपनी उम्र बढ़ती है, और जिस नई वैकेंसी में तुम लोग शिफ्ट होंगे उसमें फार्म की संख्या बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाता। होता है कि नहीं होता मुझे बताओ, मेरे हिसाब से तुम्हारे बढ़ते होंगे यार। लगातार एग्रीकल्चर वाले लगातार स्पीड से आ रहे हैं, और आजकल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते भी ज्यादा है। तो मान लो तुम्हारा अगर इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर अगली वाली वैकेंसी में वैकेंसी निकाल देगी सरकार। आजकल वैकेंसी खूब निकालती, फटाफट से तुम्हारी क्या आएगी, वैकेंसी। जहां तुम्हारे 2-2.5 लाख फार्म भरेंगे, अगली वाली वैकेंसी में 5-5.5 लाख फार्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू। तो ये समय है, ये क्या है, समय। और यूं ऐसा नहीं है, ये मैं तुम्हें कोई चढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, या तुम्हारे अंदर जोश भर रहा हूँ, या कोई मोटिवेशन, ये मैं सब फर्जी बातें मानता हूँ। तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि तुम्हें कोई मोटिवेशन देना पड़े। तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा खुद का भला खुद ही सोच सकते हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन था सेल्फ मोटिवेशन। क्या होता है, ये मास्टरों का भाषण सुन के तुम केवल 2-3 दिन फॉर्म में रहोगे, वापस अपनी जगह पे आना क्या हो जाओगे, फिर जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि मेरे को कुछ बनना ही है, तब तक कुछ भी नहीं उखड़ सकता तुम्हारा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। तुम्हें खुद को आइडिया होना चाहिए कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम किस उद्देश्य से उदयपुर में हैं, वो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अगर 5-6-7 महीने अगर मस्ती नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा है। अपना पूरा डेडिकेशन कहाँ देना है, पढ़ाई में देना, पूरा डेडिकेशन कहाँ देना है। और भाषण खत्म हो गया, नहीं यार वो बातें करे थे ना, और मेरे से मुंह से ऐसी बातें निकलती नहीं है वो। ठीक है, तो अपन पढ़ाई पे फोकस करें। मेरा भी अभी नहीं तो सारंगपुर का भी युद्ध होकर फाइल निपट जाती है इनकी सबकी। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध जो है वो कब होता है, 1437 ईस्वी में मेवाड़ और किसके बीच में हुआ, मालवा के बीच में। अब इस युद्ध का रीजन जो है वो कैसे पैदा हुआ, वो देखो कि ये कहानी यहां से आगे बढ़ी कि सबसे पहले किसको निपटाया गया, मोकल को यार। और मोकल को मारने वाले कौन है, कौन है, चाचा मेरा। तो जाहिर सी बात है कि मोकल का छोरा बदला लेगा किससे, चाचा मेरा से। और चाचा मेरा की फाइल किसने निपटाई। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो किसके कुछ लगते होंगे, चाचा और मेरा के। और चाचा मेरा से दो नाम जुड़े हुए हैं, एक का नाम क्या है, महपा पवार, और एक का नाम क्या है, अक्का पवार। अब ये दोनों किसके रिलेशन वाले हैं, चाचा और मेरा। और ये महपा और अक्का चाहते हैं कि चाचा मेरा की हत्या का बदला हम किससे लें, लेकिन इन दोनों की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो किससे दुश्मनी निभा सके, कुंभा से। अब हुआ क्या कि महपा और अक्का को अगर कुंभा से बदला लेना है, तो महपा और अक्का जो है वो किसके पास चले गए, महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी भी कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर, ये ध्यान रखना। और महपा अक्का किसको चलाना शुरू करते हैं, महमूद खिलजी फर्स्ट को। और महमूद खिलजी फर्स्ट को कहते हैं कि अभी का अभी आप हमारे साथ चलो और कहां आक्रमण कर दो। और मेवाड़ पे एक भोला भाला आदमी बैठा हुआ जिसको लड़ना नहीं आता, उस आदमी का नाम क्या है, कुंभा। और महमूद खिलजी किसके छाड़े लग गया, महपा और अक्का। और महपा और अक्का की बातों में आके महमूद खिलजी फर्स्ट जो है मेवाड़ पर आक्रमण की क्या करता है, तैयारी। उससे पहले इंफॉर्मेशन हो जाती है किसको, कि वो दोनों षड्यंत्रकारी
इस महमूद खिलजी को लेके हमारे मेवाड़ पर क्या करेंगे, आक्रमण। उससे पहले कुंभा ने कहां आक्रमण कर डाला, मालवा पर, और इस मालवा के युद्ध में हमने किस आदमी को कूट डाला, महमूद खिलजी फर्स्ट को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस युद्ध में हमारा कौन सा आदमी जीत गया, कुंभा, और महमूद खिलजी फर्स्ट की क्या हो गई, हार। लेकिन युद्ध तो कुंभा ने जीता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के चक्कर में ही कुंभा ने कहा, चित्तौड़ के अंदर, और चित्तौड़ के अंदर एक फेमस इमारत का निर्माण करवाया। और वो फेमस इमारत कौन सी है, तो आप बताओगे वो फेमस इमारत कौन सी है, विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़, और इसका निर्माता कौन है, कुंभा। और कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया, सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और कुंभा सारंगपुर का युद्ध कब लड़ता है, 1437। और हम लोग कहाँ के राजा को पराजित करते हैं, मालवा, और मालवा के किस राजा को, महमूद खिलजी फर्स्ट को। तो लिखना शुरू करो, देखे एक बार लिखो, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, 1437 ईस्वी। और लिखो, और सारंगपुर का मैदान कहां है, मध्य प्रदेश, 1437 ईस्वी। और लिखो, लिखो कुंभा इस युद्ध में, लिखो कुंभा इस युद्ध में मालवा शासक, मालवा को ब्रैकेट में मांडू भी लिखोगे ना, लिखो कुंभा इस युद्ध में मालवा शासक, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करते हैं, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं, महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करते हैं। नेक्स्ट को लिखो, कुंभा ने सारंगपुर या, लिखो कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में, लिखो कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में, लिखो कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में, कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में, कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब जो क्या है कि वैसे तुम लोग पढ़ोगे किसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में। अरे कोई विजय स्तंभ देखा कि नहीं देखा, देखा है, कहीं फोटो खिंचाया तुमने ऐसे हाथ खड़ा करके है, वह कोई बात नहीं, नौकरी लगने के बाद घूमना तुम लोग, ठीक है। वहां जनरली ऐसे ही फोटो खिंचाते हैं, ऐसे हाथ करते हैं विजय स्तंभ, उसके क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है सर, ठीक है। तुम भी ट्राई करना कभी, ठीक है, मैंने नहीं किया कभी। तो विजय स्तंभ के अंदर क्या है, एक तो अंधेरा है, विजय स्तंभ में क्या है, एक अंधेरा है। वो बहुत पुराने जमाने में भी गया था, अभी तो बहुत चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो यार, 9 मंजिल का है, 157 सीढ़ियां है, वो मार साहब पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। मेरे काम की 2-3 बातें, वो क्या, वो देखो। एक तो जनरली यहाँ प्रश्न बनता है कि विजय स्तंभ कौन से भगवान को समर्पित है, विष्णु को। किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और यहाँ से आइडिया लगता है कि कुंभा के फेवरेट भगवान कौन है, कौन है, विष्णु। कभी कभी यहाँ पूछते हैं कि विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है, तुम्हें पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया, बताओ, नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वो गुरुजी लिखा देंगे यार तुम्हारे को, विजय स्तंभ के बारे में वो पूरा लिख पाते हैं, ठीक है। तो मेरे काम की 2 बातें क्या, वो देखो कि एक तो नाम विजय स्तंभ है, और इसी विजय स्तंभ के अंदर क्या लिखी गई है। देखो चित्तौड़ में 2 इमारतें अलग अलग है, एक क्या है विजय स्तंभ और एक क्या है कीर्ति स्तंभ। और दोनों में वेरिएशन कैसे करोगे कि जैसे विजय स्तंभ कितने फीट का है, 122 फीट का, कितनी मंजिल का है, तो कितनी मंजिल का है, 9 मंजिल का है, ठीक है। किसको समर्पित है, विष्णु को। कीर्ति स्तंभ में क्या वेरिएशन है, कितने फीट का, केवल 75 फीट का, कितनी मंजिल का है, 7 मंजिल का। और जैनियों के पहले तीर्थंकर क्या नाम है, आदिनाथ, या आदिनाथ को क्या भी कहते हैं, ऋषभदेव, उनको क्या है ये समर्पित। दोनों में ये अंतर है। अब विजय स्तंभ अलग इमारत है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ अलग इमारत है। लेकिन कीर्ति स्तंभ क्या लिखी गई है, प्रशस्ति, वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसमें लिखी गई है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ में लिखी हुई नहीं है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसमें लिखी गई है, विजय स्तंभ में। और इसके लेखक 2 पिता पुत्र है, जिसमें पिता का नाम क्या है,
अत्रि, उनके छोरे का नाम क्या है, महेश। और इन दोनों ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत। और ये वो प्रशस्ति भी है जो कुंभा के किस कला पे प्रकाश डालती है, और कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालने वाला ऐतिहासिक साक्ष्य कौन सा है, विजय स्तंभ। और इसके अलावा एक इतिहासकार ऐसा है, आदमी का नाम क्या है, ये तुम्हें पहले भी मिला क्या, कहाँ मिला था तुम्हें, ये आर्य सभ्यता में। क्या करा था वहां पे, नहीं करा था उत्खनन। इतिहासकार है, इसने आर्य का समय बताया। इसने आर्य का क्या बताया, समय, कब से कब तक, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। तो विजय स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। विजय स्तंभ में क्या है, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की क्या है, मूर्तियां हैं। इतनी मूर्तियां हैं कि विजय स्तंभ को कहते हैं मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कहते हैं, मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया एक व्यवस्थित क्या है, क्या है, संग्रहालय। और इसे हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय कहने वाला व्यक्ति कौन है, गोपीनाथ शर्मा। और इसी विजय स्तंभ के अंदर क्या लिखी गई है, तो मेरे काम की केवल 2 बातें, बाकी इसके बारे में बातें बहुत सारी वो सर तुम्हें पढ़ाएंगे। तो यहां लिख दो एक लाइन, कोष्ठक बना के लिखना। लिखो, इस विजय स्तंभ में, इस विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। इस विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जिसके लेखक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है जिसके लेखक अत्रि व महेश है। जिसके लेखक अत्रि व महेश है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में ना। जिसके लेखक अत्रि व महेश है। लिखो, ये प्रशस्ति, लिखो ये प्रशस्ति कुंभा के, लिखो ये प्रशस्ति कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। ये प्रशस्ति कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। ये प्रशस्ति कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। ये प्रशस्ति कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट लिखो, लिखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने, लिखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं द्वारा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं द्वारा, हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय कहा है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय कहा है। बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें ना, हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय कहा है। संग्रहालय समझते हो, म्यूजियम को कहते हैं ना। लिखो, हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया गया संग्रहालय कहा है। और भी बातें कुंभा की कला के पूरी करते हैं ना।